दृश्य रात में बदलता है और कांच की छत के पार तारा भरा आकाश दिखता है। गुंबद के नीचे कई कपड़े पहने और सशस्त्र व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, जिनमें जादूगर भी शामिल हैं। भव्य नीलामी हॉल, जिसमें एक विशाल फरिश्ते की मूर्ति है, रक्षा कर्मचारियों और मेहमानों से भरी होती है। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होने की तैयारी होती है, एक सुघड़ दस्ताने वाला होस्ट अपनी हाथ उठाकर भीड़ को संबोधित करता है। नीलामी करता ऑक्शनियर आगे बढ़ता है और औपचारिक रूप से सभी को इंतजार करने के लिए धन्यवाद देता है। विश्वासपूर्ण मुस्कान के साथ वह कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी करता है। वह आधिकारिक तौर पर लंबे समय से प्रतीक्षित नीलामी कार्यक्रम शुरू करता है। हॉल सैनिक सुरक्षा के बीच साहसिक खिलाड़ी, कुलीन और जादूगरों से भरा होता है। इवेंट के लिए सजधज कर तैयार रेन भीड़ की विशाल संख्या पर टिप्पणी करता है और वह टिप्पणी करता है कि शॉन का हार्ट मैजिक स्टोन वास्तव में असाधारण होना चाहिए। हुड पहने लड़के, जो बाद में ब्लैक मेज के रूप में पहचाना जाता है, नोट करता है कि नीलामी में रखा आइटम असाधारण रूप से दुर्लभ और उच्च ग्रेड का मैजिक स्टोन है। लाल बालों वाली महिला चारों ओर देखती है और सोचती है कि यहाँ काफी सारे जादूगर इकट्ठा हुए हैं। लड़का, जिसे ब्लैक मेज के रूप में पहचाना गया है, चिंतित होकर सोचता है कि क्या इस तरह हिस्सा लेना वास्तव में ठीक है। वह हिचकिचाता है, लेकिन खुद को मनाता है कि शायद सब कुछ ठीक रहेगा। वह सोचता है कि उसके लक्ष्य और उद्देश्य यहाँ दूसरों से अलग हैं, जिससे उसका साथी चिंतित हो जाता है। कोई कहता है कि यह मिशन शायद मजेदार हो सकता है। यह याद करते हुए वह भीतर ही भीतर विरोध करता है, इस विचार से भ्रमित होकर। फ्लैशबैक। वह अपने सुपीरियर से पूछता है कि असली मिशन क्या है। सुपीरियर समझाता है कि उन्हें इस नीलामी में किसी को ढूंढना है और एक क्लाइंट की प्रतिशोध की मांग पूरी करनी है, जिसे वेंजेंस डिलीवरी कहा जाता है। यह अनुरोध उस क्रूर जादूगर के खिलाफ है जिसने क्लाइंट की जिंदगी को बर्बाद किया। जांच करने के बाद सुपीरियर बताता है कि लक्ष्य एक ऐसा शिकार करने वाला जादूगर है जो कमजोरों का फायदा उठाता है और बार बार कानून से बच निकलता है। लड़का अनिश्चितता से सुनता है और मिशन के दस्तावेजों का अध्ययन करता है। वे उस जादूगर की फाइल की समीक्षा करते हैं। डैन मार्सेल, जिसे क्लोक के नाम से भी जाना जाता है, एक खतरनाक और चतुर तीसरी श्रेणी का जादूगर है। सुपीरियर खुशी खुशी कहता है कि इसलिए वह चाहता है कि लड़का इसे संभाले, जिससे लड़का पूछता है कि क्या उससे अपेक्षा है कि वह उस आदमी को मार डाले। सुपीरियर जवाब देता है कि मारना बहुत आसान और असंतोषजनक होगा। वह भविष्यवाणी करता है कि दुर्लभ मैजिक स्टोन नीलामी में कई लोगों को आकर्षित करेगा, जिनके इरादे अलग अलग होंगे। वह कहता है कि भीड़ के बीच उनकी पहली जिम्मेदारी है लक्ष्य को ढूंढना। जैसे ही वे उसे पाते हैं, सुपीरियर जोर देकर कहता है कि लक्ष्य को पकड़ना है, मारना नहीं, जिससे लड़का चौंक जाता है। सुपीरियर गहराई से सुझाता है कि क्रूर तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे जादूगर की बाह तोड़ना और जानकारी के लिए उसे प्रताड़ित करना। कार्यालय में वे व्यस्त डेस्क के आसपास रणनीति पर चर्चा जारी रखते हैं। फिर सुपीरियर अचानक घोषणा करता है कि असली योजना यह है कि लक्ष्य के पैंट उतार दिए जाएं, जिससे लड़का भयभीत हो जाता है। लड़का चिल्लाता है कि यह प्रतिशोध के रूप में कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन सुपीरियर जोर देकर कहता है कि यही क्लाइंट चाहता है और उसे सुनने के लिए प्रेरित करता है। सुपीरियर खुलासा करता है कि अफवाहें हैं कि लक्ष्य कभी माना जाता था कि नष्ट हो चुके अपराधी समूह कोडल का सदस्य था। कोट्रो को समाप्त माना गया था, लेकिन इनाम सूची यह सुझाव देती है कि कुछ जीवित बचे हैं और शहर
नीलामी की मेजबानी करने वाला व्यक्ति उस समूह के प्रति रंज रखता है। कहा जाता है कि कॉट्टो के सदस्य अपने पैरों पर अप्रत्यक्ष विषुक्त प्रतीक वेनमेड एम्ब्लेम रखते हैं, इसलिए यदि वह निशान सार्वजनिक रूप से उजागर हो जाए तो यह बहुत नुकसानदेह होगा। सुपीरियर निष्कर्ष निकालता है कि नीलामी में उस निशान का खुलासा करना प्रतिशोध का एक बहुत ही संतोषजनक तरीका होगा। लड़का चुपचाप इस व्याख्या को आत्मसात करता है। वह चिंतित है कि यदि अफवाह गलत है तो वे केवल उस आदमी को अपमानित करेंगे, लेकिन सुपीरियर कहता है कि सार्वजनिक अपमान भी प्रतिशोध के रूप में गिना जाएगा। लड़का यह काम करने से इनकार कर देता है, लेकिन सुपीरियर नाटकीय रूप से विनती करता है, कहता है कि केवल उनके संगठन का सुपरस्टार ही इसे संभाल सकता है। वर्तमान में लौटते हुए लड़का नीलामी में खुद को संभालता है। उसका साथी पूछता है कि क्या उनकी योजना वास्तव में ठीक है, और वह नर्वस होकर दावा करता है कि वे किसी तरह सामंजस्य बना लेंगे। हंसी भव्य नीलामी हॉल में गूंजती है। एक जीवंत राजकुमारी बालकनी से झांकती है, विशाल भीड़ देखकर रोमांचित होती है। उसकी सहायक याद दिलाती है कि वे यहाँ देखने आए हैं, खेलने नहीं, और उसे बैठा देती है। राजकुमारी उत्साहित होकर कहती है कि वह उम्मीद करती है कि कुछ नाटकीय घटित होगा। और जैसे ही एक अन्य महिला देखती है, राजकुमारी नीले बालों वाली टेसियाना का स्वागत करती है जब वह हॉल में प्रवेश करती है। टेसियाना खड़े खड़े सो गई होती है। सहायक उसे जगाने के लिए पुकारते हैं। एक घंटी बजती है जो नीलामी की प्रगति का संकेत देती है। एक कुलीन युवक लैपिस को संबोधित किया जाता है, जो तुरंत सजग हो जाता है। उसके पिता उसे आज्ञा देते हैं कि वह नीलामी की प्रक्रियाओं को ध्यान से देखे, और लैपिस नर्वस होकर सहमति जताता है। लैपिस के पिता टिप्पणी करते हैं कि इतने सारे जादूगर इकट्ठे होने से कुछ रोचक घटित होना तय है। लैपिस अपनी दस्ताने वाली मुट्ठी को तनाव से कस लेता है। वह अपने पिता का आज्ञा पालन करते हुए नीचे के फ्लोर को देखता है। पास ही एक पत्ता गिरता है जो छिपी हुई जादू या तनाव का संकेत देता है। एक जानवर जैसी आकृति वाला अधिकारी अपने अधीनस्थ सीक को पुकारता है। वह सीक को याद दिलाता है कि आज उनका मिशन रक्षा करना है, जादुई पत्थर को नष्ट करना नहीं। सीक बेफिक्र होकर एक पत्तेदार डंडी से खेलता है और बड़बड़ाता है कि कुछ आता और जाता है, व्याख्यान की परवाह किए बिना। उसका सुपीरियर निराश और चुपचाप उसे घूरता है। जानवर जैसा आदमी साफ तौर पर चिढ़ जाता है। जब वह फिर पुकारता है तो सीक कठोरता से कहता है कि बुढ़े आदमी चुप रहे, जिससे वह और भी आहत होता है। सीक आखिरी पत्ता छील हुई डंडी से गिरा देता है। वह गंभीर हो जाता है, उसका हावभाव तेज हो जाता है। जैसे ही उसका ध्यान केंद्रित होता है और पत्ते गिरते हैं, वह जमीन पर पांव पटकता है